नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक प्रीवियस ईयर सीटेट के प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यह वीडियो सीरीज़ शिक्षकों के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन यह माता पिताओं के लिए भी आवश्यक है, अभिभावकों के लिए भी आवश्यक है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से समझ सकेंगे इन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कि हमारा बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, या क्यों नहीं सीख रहा है, उसे सीखने का कारण क्या है कि क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्या उस पर मानसिक दबाव पड़ रहा है या प्रसन्नतापूर्वक सीख रहा है, क्या इस तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा तो वो मानसिक प्रेशर लेगा। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। अगर साइकोलॉजिकल ढंग से हम बच्चे के साथ ट्रीट करेंगे तो एकदम प्रसन्नता से सीखेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, जो कि आज बहुत ही मुझे जब अभाव लगा इन चीज़ों का कि जब मैं इस फील्ड में आया कि बच्चे किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है, जैसे गलत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, कैसे माता पिता उन पर अनैतिक प्रेशर बनाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो जानकारी के अभाव में। तो इसलिए हमने ये वीडियो सीरीज़ तैयार करी है। समझेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जो शिक्षार्थी हैं उनके द्वारा की जाने वाली जो गलतियां हैं उनको किस तरीके से लेंगे आप कि गलती कर रहा है, तो आप अपने दिमाग में क्या सोचेंगे। पहला प्रश्न विकल्प है कि बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। गलत। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, जैसे 4 बच्चे हैं, उनमें से आपने 10 प्रश्न दिए और उसमें से देखा कि 10 बच्चे 4 बच्चे कोई 8 कर पा रहा है, कोई 3 प्रश्न सही कर पा रहा है, कुछ उनको गलत कर रहे हैं, तो जो गलतियां उनने करी हैं उन गलतियों को किस तरीके से आप लेंगे। जो गलती कर रहा है वो कमज़ोर छात्र है या जो नहीं कर रहा है वो उत्कृष्ट छात्र है। नहीं, आप उन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से छात्र की उस प्रश्न के प्रति क्या सोच है ये जानेंगे और फिर उस सोच का आप शोधन करेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, इस तरीके से करना है, ये सही है। तो जो प्रश्नों के उत्तर हैं, जो उसकी गलतियां हैं, वो बच्चे के सोचने के तरीके को बताएगा, न कि आप ये नामित कर दो कि ये बच्चा उत्कृष्ट है, अच्छा है, ये बच्चा निम्न स्तरीय, खराब है, कमज़ोर है। ये नामित आप नहीं करें, क्योंकि जो बच्चा आज गलती कर रहा हो सकता है कल वो और अच्छा प्रदर्शन करे। तो ये गलतियां उसकी इसका सूचक थोड़े ही हैं कि बच्चा कमज़ोर है। तो पहला विकल्प गलत होता है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। क्या गलतियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं? नहीं। मैंने अभी बताया कि अभी जैसे कोई आपने शिक्षण विधि द्वारा बच्चों को शिक्षित किया और उसका आउटपुट आया कि बच्चों ने गलतियां करी, तो आप यह पता लगाएंगे, उससे यह शोधन कर सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं और हम उनकी सोच को किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से उनको सोच का शोधन किया जाए और उन्हें एक सही तथ्य की ओर अग्रसर किया जाए। तो आप गलतियों से ये पता लगाएंगे कि बच्चे सोच कैसे रहे उस विषय के बारे में। ठीक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही होगा कि जो गलती है, बच्चे किसी तथ्य के बारे में किस तरीके से चिंतन करते हैं, ये आप उससे पता लगाएंगे। तो ये बिल्कुल सही हो। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ये भी गलत है। कठोरता तो हमें करनी नहीं। कठोरता से तो किसी चीज़ पर हमको व्यवहार करना ही नहीं। बच्चों के प्रति तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल सौहार्दपूर्ण होनी चाहिए। कठोरता से आप कुछ नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। तो विकल्प होगा आपका तीसरा सही कि बच्चों के चिंतन का आप पता लगाएंगे। अब एक उदाहरण से हम इस चीज़ को समझते हैं कि जैसे एक पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, एक पाइप से पानी आ रहा है, तो बच्चों से कहा कि बेटा ये बताओ ये पानी कहाँ से आ रहा है। बच्चे उसके बारे में बता रहे हैं, अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, समर चल रही है उसका आ रहा है। कोई कह रहा है कि सर ये किसी उससे नाले से या बम्बा से ये पाइप अटैच है, वहाँ से आ रहा है। कोई कह रहा है कि ये पानी ज़मीन के अंदर से अपने आप आ रहा है। अब
सही तथ्य कुछ और है, लेकिन बच्चे अपने अपने इंडिविजुअल अपने अपने तथ्य दे रहे हैं। तो सही तो एक ही तथ्य होगा कि पानी जिस जगह से आ रहा, मान लो ट्यूबवेल से आ रहा है, ये सही तथ्य है, बाकी के सब तथ्य गलत हैं। तो आप इससे ये पता लगाएं कि बच्चे सोच कैसे पा रहे, बच्चे उस जलधारा के बारे में क्या विचार रखते हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक किस तरीके से बच्चे की सहायता कर सकता है? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। गलत। कोई जटिल परिस्थिति है तो उससे आप बाहर इस तरीके से आएंगे कि प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे और जो जल्दी कार्य करेगा उसे पुरस्कृत करेंगे? नहीं। जो बच्चा देर से कार्य कर पा रहा है, हो सकता है कि उसको उस जल्दी कार्य करने वाले को आप पुरस्कृत करें तो देर से कार्य करने वाला कुंठित हो जाए कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, यही सबसे होशियार है। तो ये आपको नहीं करना है। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ये भी गलत है। उस पर एक भाषण देकर, ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। भाषण तो बच्चा समझेंगे ना। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये बिल्कुल सही होगा कि कोई कार्य है जिसे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, देर से कर पा रहे हैं, संसाधन नहीं कर पा रहे, तो उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। फिर उन्हें निर्देश डायरेक्शन दोगे, डायरेक्ट करोगे कि उन्हें भाई तुम इस तरीके से करिए, आप इसको करिए, आप इसको करिए, आप इसको करिए। ठीक है, तो इस तरीके से। दूसरा प्रश्न, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? अब ये बाल केंद्रित क्या होता है? देखो, आज की जो शिक्षण विधि है वो है बाल केंद्रित। कैसी है? बाल केंद्र, बच्चा केंद्र में, बच्चा सर्वोपरि है। आपको सबसे ज़्यादा सुविधा का ध्यान किसकी रखना है? बच्चे की। ठीक है, जो बच्चा चाह रहा है वही करना है आपको। तो आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित, ना शिक्षक केंद्रित है, ना पाठ्यक्रम केंद्रित है। तो पढ़ते हैं आगे। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बिल्कुल गलत। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में तुम लिखा दो और उनको याद करने के लिए कहो, ये बिल्कुल गलत है। आजकल यही हो रहा है और आप कहोगे नहीं बिल्कुल सही है, तो ये विकल्प गलत है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। आगे पढ़ते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये विकल्प सही होगा। आगे भी पढ़ते हैं अगला विकल्प। अगला विकल्प क्या है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो रहा है। नहीं, ये भी बाल केंद्रित कक्षा नहीं है। बाल केंद्रित कक्ष कौन सी है? जहाँ पर शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रुपों में, अलग अलग समूहों में बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं और शिक्षिका बारी बारी से उनके पास जा रही है, उनको निर्देशित कर रही है, उनको बता रही है, उनको सहायता सुविधा प्रदान कर रही है। तो ये कक्षा आपकी बाल केंद्रित है भाई। ठीक है, समझे? अगर यह किसी अभिभावक को यह होता हुआ पाया जाता है क्लास में, जैसे एक बाल केंद्रित कक्षा चल रही है और उसमें कोई अभिभावक जाता है, बच्चे इधर से उधर जा रहे होते हैं, बैठ रहे होते एक दूसरे के पास, एक दूसरे की किताब कॉपी शेयर कर रहे होते, पढ़ रहे होते, चर्चा कर रहे होते हैं और शिक्षक बढ़िया ढंग से शिक्षण कार्य करा रहा है क्लास में, मतलब उनको बाल केंद्रित कक्षा के द्वारा, और वहाँ पहुँच गया कोई अभिभावक, तो अभिभावक पता क्या कहेगा? कुछ सर पढ़ा ही नहीं रहे, बच्चे ऊधम मचा रहे, ये अभिभावक का वक्तव्य होगा। और जिस कक्षा में एक शिक्षक प्रश्नोत्तर लिखा रहा है और डंडा लेके बच्चों को पीट रहा है,
वहाँ तो कहेंगे भाई बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो आप समझ रहे हैं आप किस जगह जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए। खैर बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। अच्छा भाई, वंचित पृष्ठभूमि क्या होती है समझेंगे। देखो, आपके विद्यालय में कई प्रकार के बच्चे आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनके माता पिता संपन्न हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, पैसा भी है और उनको खेत में भी काम नहीं करना पड़ रहा, उनके माता पिता भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे आएंगे, जैसे हमारे विद्यालय में, हर विद्यालय में होते हैं, कि जिनके माता पिता संपन्न नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें खेतों में कार्य करना पड़ता है, जिनके पास सब संसाधन नहीं है, तो ऐसे बच्चे कहलाएंगे वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे। समझ गए होंगे। अब विकल्प पढ़ते हैं। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई, उनको लिखित कार्य बहुत सा क्यों दोगे। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल ही सही है। देखो, जैसे हमारे विद्यालय में 6 क्लास में प्राइमरी से निकल के कुछ बच्चे आते हैं जो कि निश्चित रूप से वंचित पृष्ठभूमि से हैं, जो देखो गालियाँ भी देते हैं, घर पे गोली भी खेलते, कंचे भी खेलते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप भी नहीं। तो आप उन्हें कैसे सुधारेंगे, उन्हें कैसे मुख्य धारा से जोड़ेंगे। अगर आप उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, बहुत गृह कार्य दिए, वो स्कूल ही नहीं आएंगे। उनको आप चर्चा में शामिल करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे कि जी गोली खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, जी गुचिया खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। फिर उनके विचारों को शोधित करेंगे और उनको आप मुख्य धारा में जोड़ेंगे। जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप समझेंगे, उनको चर्चा में शामिल करेंगे कि भैया जी अच्छे प्रदर्शन क्यों कर रहे, क्योंकि ये क्लास रोज़ आते हैं, ये विद्यालय रोज़ आते हैं और ये क्या नाम अपना समय अनैतिक कार्यों में बर्बाद नहीं कर रहे, इसलिए ये सीख रहे हैं। ये अगर सीखेंगे तो इससे ये कहाँ पहुँचेंगे, अच्छे पदों पे पहुँचेंगे, अपने जीवन को अच्छी तरीके से यापित कर सकेंगे निकट भविष्य में। और आप अगर इन चीज़ों में जाएंगे तो आप अपने जीवन को गड्ढे में ले जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्हें चर्चा में शामिल करके उन्हें एक पार्ट ऑफ क्लास बना के और उनको आप उनके विचारों को संशोधित करके मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे। हमने जोड़ा है कई बच्चों को, और बड़ा ही आप जब परिवर्तन उनमें देखेंगे तो आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो समझेंगे आगे। जो दूसरा वाला विकल्प सही है। अगले विकल्प पढ़ते हैं, गलत होंगे। इन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे। बिल्कुल नहीं भाई, अलग क्यों बिठाएंगे उन्हें। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं, उन पर ध्यान क्यों नहीं दोगे भाई, तुम शिक्षक किस बात की हो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकलन। अच्छा बेटा, आकलन ये क्या है भाई। आकलन को किस तरीके से समझेंगे हम। जैसे जो आप परीक्षाएं करा रहे हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं 10-10, या आप उनसे परीक्षाएं करा रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, ये सब आकलन कहलाए हैं। तो आकलन क्यों कर रहे हैं हम, उनको प्रयोग का, उनको महत्व का, जिस चीज़ को समझेंगे। आकलन को मतलब परीक्षा या टेस्ट, पहले ये समझो। नंबर 1, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बिल्कुल गलत। आकलन बच्चों को लेबल करोगे। अरे भाई, आज कोई बच्चा है जिसने, मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मैंने जल प्रदूषण पढ़ाया और वो बच्चा उस दिन नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, किसी कारण से वो बीमार था और जल प्रदूषण कराया। मैंने 10 दिन बाद टेस्ट लिया तो देखा कि 5 बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, एक बच्चा जो नहीं आया था उसने ख़राब प्रदर्शन किया, उसने नहीं कर पाया। तो मैं ये नामित कर दूंगा ये बच्चा मंदबुद्धि है या ये बच्चा होशियार नहीं है, ये कमज़ोर है। ये नामित करने के लिए मैं आकलन कर रहा हूँ? नहीं। अगला विकल्प है, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए। गलत। प्रतिस्पर्धा करानी है कि जी आगे निकल जाएगा, तू भी पढ़, तू भी आगे निकल, ऐसा नहीं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए
तनाव और दबाव को उत्पन्न करना बिल्कुल ना भाई। ये तो तनाव और दबाव तो बच्चों को बिल्कुल उत्पन्न करना ही ना। अगर तनाव दबाव उत्पन्न करेंगे तो वे कैसे पढ़ लिए। मतलब स्वस्थ मानसिक स्तर के साथ जब वे पढ़ेंगे, बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क के साथ पढ़ेंगे, तब वो पढ़ पाएंगे। दबाव बिल्कुल, हमारा परीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों में दबाव प्रेषित हो और दबाव में आके वे पढ़ें, नहीं। सीखने में सुधार का एक तरीका है, बिल्कुल सही। आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। जैसे बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं ये हम पता करेंगे आकलन के माध्यम से। जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर हमने उसका आकलन किया, तो हमने पाया कि बच्चों में यहाँ पे कमी है। हमने नोट करी डायरी में कि भाई बच्चों में, इस बच्चे में यहाँ पे कमी है, इसमें यहाँ पे कमी है। अगली बार जब हम अपना शिक्षण कार्य करेंगे तो उन व्यक्तिगत बच्चों पे उस कमियों पर फोकस करें, जिससे क्या होगा कि अगले आकलन में जब अगली बार टेस्ट लेंगे तो हमें वो कमियां दूर हो जाएंगी और बच्चे हमारा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। फिर से हम उनको नया टॉपिक पढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें बच्चे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर कुछ कमियां होंगी, उन कमियों का सुधार करेंगे। इस तरीके से हम आकलन किस लिए करते हैं? बच्चों में सुधार करने के लिए, उनके शिक्षण के तरीके में सुधार करने के लिए, उनके सीखने के तरीके में सुधार करने के लिए, उनकी कमियों को सुधारने के लिए आकलन करते हैं। आकलन दो तरीके का होता है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर हम फोकस करेंगे कि लगातार मूल्यांकन करते रहें, बच्चों को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें कि ये कहाँ पे सीख रहे हैं, ये कि नहीं सीख रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो ये सारा सिस्टम है। लगातार ऑब्जर्व करें, जना साल के अंत में रिजल्ट आओ तुमने पीट दो, क्यों नहीं पढ़ा, ये वो, ऐसे नहीं। आज आप अपने बच्चा को जनवरी महीने में अगर देखा तुमने 10 दिन ही स्कूल गया है तो निश्चित रूप से उसका परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। घर पे है तो घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। तो ये लगातार सतत रूप से आपको पूरे साल उसका सिस्टम देखना पड़ेगा। वर्ष के अंत में अगर उसको देखोगे तो कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। तो आकलन कैसे करना? लगातार करना, सतत रूप से करना। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है लेकिन समझाने के लिए आवश्यक है। थैंक यू।